जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दौसा का जिला आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति ट्रैप किया गया है। एसीबी ने 1,70,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। शराब के ठेकेदारों से मासिक बंधी लेते एसीबी टीम ने दबोचा है। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। एसीबी एएसपी सुनील सिन्हा की टीम ने यह कार्रवाई की। तो एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई जयपुर में, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दौसा के जिला आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति को ट्रैप किया है। एसीबी ने 1,70,000 की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया। शराब के ठेकेदार से घूस की मांग की थी और सांगानेर थाने पर एसीबी की कार्रवाई चल रही। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। बड़ी अपडेट। तो जयपुर में दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मुलाकात की। संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संगठन मंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात हुई। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली शिष्टाचार मुलाकात। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की, साथ ही संगठन मंत्री चंद्रशेखर से भी मुलाकात की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली शिष्टाचार मुलाकात उनकी हुई है दिल्ली में। राजस्थान सरकार प्रदेश में अग्निवीरों को आरक्षण देगी और इसकी घोषणा कारगिल दिवस रजत जयंती के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देगी। सीएम ने कहा कि सेना के बाद प्रदेश की सेवा करेंगे अग्निवीर। जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया, जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ मार्शल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कमकार इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी और हमले के बाद आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका है। सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये हमला कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ है। 26 जुलाई को पीएम मोदी ने कारगिल से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय सेना आतंकवाद को कुचल देगी और दुश्मन के मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब देगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। सुबह यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर लगे पोस्टर को हटाने पर मामला गर्मा गया। इधर कॉशन मनी रिफंड करने सहित छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता शुभम रिवाड़ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए और कॉशन मनी के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया है।
आज चौथा दिन हो गया मेरे को अनशन पर बैठे हुए। प्रशासन की तरफ से आज सुबह हमारे सीनियर जो प्रोक्टर्स आए हैं, वो किस लिए आए हैं, शर्म की बात है, वो मेरा पोस्टर हटाने के लिए आए हैं। आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय गेट पर किसी को जन्मदिन की बधाई देते हुए, किसी के आज पद ग्रहण समारोह के पोस्टर लगे हैं, लेकिन पहली बार किसी आम विद्यार्थी की मांग को लेकर एक पोस्टर, मैं अनशन पर बैठा हूँ, वो लगा हुआ है। इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो उधर से ये सारे लोग आते हैं, मेरे पे दबाव डलाते हैं कि ये पोस्टर हटा दो। देखिए, शुभम को अभी आज थर्ड डे है और शुभम की स्थिति अभी कंट्रोल में है और ये हंगर स्ट्राइक पे हैं और कल भी पैरामीटर्स इनके कंट्रोल में थे, आज भी स्टेबल हैं और बाकी जो स्थिति मान लीजिए गर्मी को देखते हुए और शरीर को देखते हुए अब स्थिति अगर मान लो डिटोरेट होती है, बीपी अभी ठीक है, पल्स ठीक है, चेस्ट क्लियर है, एब्डोमेन ठीक है, यूरिन पास हो रहा है, स्टूल तो कुछ खाया नहीं है इसलिए नहीं, 2-3 दिन में जाते हैं एक बार। और मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि अपना ध्यान रखें अपना। देखिए आज चौथा दिन हो वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीति आयोग की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। नीति आयोग की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वो सीधे जनता से जुड़े हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये दशक तकनीकी और जियोपॉलिटिकल बदलाव के साथ साथ अवसरों का है। देश को इनका फायदा उठाना चाहिए, अपनी नीतियों को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ढालना चाहिए। ये भारत को विकसित बनाने में मददगार है। तो नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई और फिलहाल बड़ी अपडेट, बैठक खत्म हो गई है। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी, अहम मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, राज्यों को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें। बिल्कुल, देखिए आज नीति आयोग की जो बैठक हुई है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2047 तक कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में साफ तौर पे कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका क्या रहेगी, राज्यों को आगे आना होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज की बैठक में चर्चाएं तो बहुत हुई है, लेकिन सभी मुख्यमंत्री को बोलने का मौका दिया गया है कि विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी क्या भूमिका रहेगी, राष्ट्र में क्या, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ करना होगा, राज्यों में क्या स्थिति है, क्या कुछ चाहिए, राज्य का डेवलपमेंट कैसे करना है। तो देखिए पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, पूरी बैठक को देखा जाए तो इसमें घटनाक्रम भी देखने को मिला क्योंकि इंडिया ब्लॉक के तरफ से तमाम जो मुख्यमंत्री थे वो नहीं पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में भाग ली और जैसे भाग ली उसके बाद थोड़ी देर बाद वो नाराज होकर के बाहर भी निकल गई। उन्होंने सीधे तौर पर इस बैठक में कहा कि उनके साथ पक्षपात हुआ है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया है, जबकि यह बताया गया कि लंच के बाद उनका समय निर्धारित किया गया था, उनको बोलना जो था, जो मैटर पे बोलना था वो लंच के बाद बोलना था, लेकिन बेवजह वो जो है चीजों को सुन दी और खुद नाराज होकर निकल गई। एक तो मसला यह रहा। दूसरा देखिए, भारत बीजेपी शासित राज्य के सभी मुख्यमंत्री रहे और सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने राज्य के बारे में प्रेजेंटेशन दिया है कि उनके राज्य में किस चीज की आवश्यकता है। खास करके देखिए नीति आयोग की जो बैठक होती है इसमें मुख्य रूप से डेवलपमेंट को लेकर चर्चा किया जाता है और उसका लेखा जोखा नीति आयोग तैयार करता है, फिर उसके लिए फंड रिलीज किया जाता है और तमाम जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उसको पूरा किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री के संबोधन को सभी लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री का बस यही लक्ष्य है, यही विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए उन्होंने कहा कि हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे विकसित राष्ट्र बनाने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए और राज्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिलेगा और राज्य को केंद्र से क्या सहयोग चाहिए आप लोग खुल करके बताइए। तो कहा जा सकता है कि आज जो बैठक हुई है नीति आयोग की बहुत ही
महत्वपूर्ण और सकारात्मक बैठक हुई है। आने वाले समय में जो इस बैठक में रोड मैप बना है, हमको लग रहा है कि उसी रोड मैप के हिसाब से काम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन होगा उसको पूरा करने के लिए राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खासकर जब एनडीए शासित राज्य है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए एनडीए शासित राज्य बिहार ही है। बिहार के जो दो बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है वो तो मौजूद है, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, तो उसको लेकर भी राजनीतिक अपने अपने राजनेता जो है अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की बैठक की बात की जाए तो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनके हिसाब से माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और आने वाले समय में भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा और जो लक्ष्य साधा गया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, उसको पूरा हम लोग कर लेंगे। जी अच्छा, बैठक का वॉकआउट करने की वजह ममता बनर्जी ने भी बताई। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं ही शामिल हुई थी और मुझे बोलने का भी कम वक्त दिया गया। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने अपने तरफ से आरोप तो लगाया है, लेकिन अगर नीति आयोग के तरफ से जो स्टेटमेंट आया है इसमें बताया गया है कि देखिए सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का समय निर्धारित किया गया है और ऐसे में ममता बनर्जी का जो एलिगेशन है, जो आरोप लगा रही है, उचित नहीं है। सबका समय निर्धारित किया गया था और सभी लोग अपने समय के हिसाब से बोल रहे थे। जब नंबर आ रहा था ममता बनर्जी को 7वें नंबर पर या 8वें नंबर पर बोलना था, मतलब इनका जो नंबर आना था वो लंच के बाद आना था और ऐसे में ममता बनर्जी 5 मिनट बोली और जब उनका नंबर नहीं था तब वो बोली और उन्होंने यही आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। तो कहीं न कहीं जो है पूरे प्रणाली को देखा जाए तो ठीक नहीं था और ऐसे में ममता बनर्जी निकल गई नाराज होकर के और बाहर आकर के मीडिया को उन्होंने बयान दे दिया और सीधे तौर पर वो आरोप लगा रही थी कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो यह ममता बनर्जी ने तो आरोप लगाया, कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल माइलेज भी है, क्योंकि देखिए इंडिया ब्लॉक के सारे जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या इंडिया गठबंधन शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, इसमें तो सिर्फ ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई थी और जो तमाम जो मुख्यमंत्री लगातार अपना स्टेटमेंट देके इसका बहिष्कार किए कि जो केंद्र सरकार ने बजट दिया है उसमें पक्षपात किया है, केवल बिहार और आंध्र प्रदेश पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो उनका तो एक आरोप जो समय के साथ था और वो नहीं आए तो एक अलग मामला है, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर आई और उनका जो समय निर्धारित था उस समय पर वो बोलने से पहले ही बोलने लगी तो उनको रोक दिया गया और ममता बनर्जी उसकी वजह से बाहर निकल गई और उन्होंने यही आरोप लगाया कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल मामला बन गया है। लगातार जो है लोग अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, खास करके इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं और जो हमेशा कमेंट करते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने बहुत पहले और नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बहुत पहले इस बात को लेकर के एक मैसेज किया था कि यह जो बैठक हो रही है यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाली बैठक है। देखिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राज्यों को क्या डिमांड चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए या तमाम जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उसमें उनको किस चीज की जरूरत है उसका वो डिमांड करें, उसका लेखा जोखा दे, उस हिसाब से जो है नीति आयोग जो तैयारी करता है उस चीजों को पूरा किया जाता है। और ऐसे में जो नीति आयोग की बैठक है यह एक विकसित भारत बनाने को लेकर के है, तो ऐसे में सबको सकारात्मक राय रखनी चाहिए, सभी लोगों को इस मीटिंग को अटेंड करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य के और इंडिया ब्लॉक के जो मुख्यमंत्री वो नहीं आए। फिलहाल कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल थे, तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से सकारात्मक पहल रखे हैं और प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें अपनी भूमिका सकारात्मक दृष्टिकोण से निभाएंगे। राज्यों की भूमिका सकारात्मक रहेगी और हर दृष्टिकोण से जो है वो साथ खड़े रहेंगे। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई और बैठक में भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तो नीति आयोग की बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य राज्यों से भी मुख्यमंत्री शामिल हुए।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। थोड़ी ही देर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अभी नीति आयोग की बैठक खत्म हुई, उसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई और उसके तुरंत बाद अब कुछ ही समय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक है। अहम बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिस तरीके से नीति आयोग की जो बैठक हुई उसमें इंडिया ब्लॉक की ओर से बायकॉट किया गया और फिर ममता बनर्जी की ओर से भी बायकॉट किया गया और उसकी वजह जब उन्होंने बताई तो उन्होंने कहा कि बोलने का कम वक्त मिला था और अब कुछ ही समय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक होगी। राजस्थान के सलूंबर जिले में हुई टीचर के हत्याकांड मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। अरावली छात्रावास के युवाओं ने यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मनीष मेघवंशी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में मांग की गई कि इस हत्याकांड के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मृतक के परिवार वालों को 2 सरकारी नौकरी दी जाए। उदयपुर के एक सलूंबर तहसील के एक अधवास गांव में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के साथ शंकरलाल मेघवाल के साथ एक फतेह सिंह नाम के आरोपी ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ तेज तलवार के हथियार से उनके गर्दन पे वार किया। उनकी गर्दन काट दी गई। उसके बाद उनके बीच बचाव के लिए उनके पिता आते हैं, उन पर ताबड़तोड़ वार किया जाता है, उनके पिता का हाथ काट दिया जाता है। ऐसी आज़ाद देश में दलितों के ऊपर ये अत्याचार आए दिन की आप घटनाएं देख लीजिए। हर रोज हमें अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कहीं ना कहीं किसी को घोड़ी से उतारने की घटना मिल जाएगी, किसी के ऊपर अत्याचार की घटनाएं मिल जाएगी। आए दिन पिछले बार इंद्र कुमार का देख लीजिए आप, किसी को मूछे रखनों पर मार दिया जाता था। मतलब जो आज़ाद भारत में अभी तक इस कौम के साथ न्याय नहीं हो पाया है। देखिए उदयपुर के एक तो इन दिनों हवा महल में देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। पर्यटक गाइड के माध्यम से हवा महल को निहार रहे हैं। 19 जुलाई से 25 जुलाई तक कुल 21,382 देशी विदेशी पर्यटक आए और इनसे करीब 11,68,000 रुपए की प्राप्ति हुई। हवा महल के सीनियर गाइड संजय शर्मा ने बताया कि 25 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर दौरे पर आए तो उन्होंने स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझा और गर्व किया। सच बेधड़क पहुंचा है हवा महल के अंदर। देश विदेश में विख्यात हवा महल अपने आप में एक प्रसिद्ध है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हैं, इनसे हम रूबरू होंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ आकर इन्हें कैसा लग रहा है और इससे आने से पहले इन्होंने क्या क्या सोचा था कि यहाँ क्या मिलेगा। जी सर, कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से आया हुआ हूँ और हम लोग राजस्थान टूर पर निकले हुए थे। तो ये लास्ट डेस्टिनेशन जयपुर था, जिसमें कि आज हम सुबह ही निकले थे। आमेर फोर्ट देखा, नाहरगढ़ फोर्ट देखा और जयगढ़ फोर्ट देखा। ये तीनों देखने के बाद यहाँ आए। तो जैसा कि हवा महल कल हम इवनिंग में बाहर से देखे थे तो केवल एक मंजिल ऐसा लगा कि दीवार सी होगी, और अंदर आकर के देखा तो बहुत कुछ अंतर इसमें देखने को मिला। हर फ्लोर की अपनी अपनी विशेषताएं बताई है, जैसे हम लोग को गाइड लिए थे। बहुत अच्छा लगा। साथ में अभी जस्ट हम ऊपर से उतर ही रहे थे तो आवाज़ सुन के ऐसा लगा शायद बारिश हो रही, पर नीचे देखा तो इतना सुंदर फाउंटेन यहाँ चल रहा है। वास्तव में बहुत ही बेहतरीन था और बहुत अच्छा अनुभव मुझे कर रखा कि हम लोग वहाँ से यहाँ तक आए और बहुत अच्छा लगा इस बात को। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या यादगार यहाँ से लेके जाएंगे अविस्मरणीय पल? हम लोग बैंगलोर से आए हैं
और इधर बहुत सारा आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जंतर मंतर में तो बहुत जानकारी मिले हमको। उधर यूनेस्को साइट होने के वो अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग को देखने का। यहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, यहाँ की जो देख रेख कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारी अधिकारी, उनका व्यवहार आपके प्रति किस तरह का रहा और क्या? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है, सिक्योरिटी का तो कुछ टेंशन नहीं है, हम आराम से घूम रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं दीदी, और क्या लग रहा है कि राजस्थान जयपुर में महिलाएं सुरक्षित है, और क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बैंगलोर से ही हूँ। एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड, द सिक्योरिटी वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी नाइस। मुझे हिंदी बहुत अच्छी से नहीं आती है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। हवा महल में तो आई लाइक द विंड, वेरी कूल ब्रीज, everything is very nice. I love the architectural knowledge of the king, especially coming to the UNESCO site, and even the city palace. I love everything about Jaipur. Apart from the humidity, everything is nice. जैसा आपने सोचा था वैसे ही मिला यहाँ पर? उससे ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारे साथ कुछ पर्यटक थे, अपने जो यादगार पल है उनको ये दिखा रहे थे, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जयपुर का हवा महल अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और अविस्मरणीय स्थल है। यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा। और हमारे साथ यहाँ पर एक गाइड हो रहे हैं, इनसे हम रूबरू कराएंगे। ये अपने आप में एक बड़े गाइड है, क्योंकि इन्होंने पीएम मोदी को यहाँ पर गाइड किया था कि क्या क्या यहाँ पर हुआ और किस तरह से हुआ। सर, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा जी, जब पीएम मोदी यहाँ पर आए तो आपको कैसा लगा, और क्या क्या उन्होंने पूछा और क्या आपने बताया? पीएम मोदी जी एंड फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर मैक्रोन, उनका एक कार्यक्रम था हवा महल के बाहर, तो उनको शाम के समय हवा महल के बारे में एक्सप्लेन किया, और इस बिल्डिंग को देख के काफ़ी अचंभित थे कि इतनी सुंदर बिल्डिंग उस ज़माने में, लाइक 225 साल पहले इसको बनाया गया, तो इसकी खूबसूरती को देख करके अभिभूत थे वो। तो कैसा लगा सर, आपने इतने बड़े शख्सियत को गाइड किया? ये मेरा सौभाग्य है कि जयपुर में स्थित इस हवा महल को, जो कि राजस्थान का लैंडमार्क है, जिसके बारे में हर लोग जानना चाहते हैं, और उसको एक्सप्लेन करने का सौभाग्य मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य। बिल्कुल, जैसा कि गाइड ने बताया कि यहाँ कर काफ़ी सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के नेता और पीएम मोदी को गाइड करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ मैं प्रमोद कुमार शर्मा, सच बेधड़क जयपुर। सच। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण भीमेश्वर महादेव मंदिर में जुटे और अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने रास्ता जाम करने की कोशिश की। सूचना जैसे ही मिली, रोहड़ा एसएचओ जितेंद्र सिंह में टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश के बाद रास्ता खुलवाया। स्कूल और सभी दुकानें बंद रखकर ग्रामीणों की ओर से विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भीमाना में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की यहाँ मांग कर रहे हैं। खबर पाली से है, जहां आमजन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सुमेरपुर कस्बे में सुंधा माता मार्केटिंग सुमेरपुर पर नकली घी के संदेह पर 1602 लीटर ब्रांड गोधारा के नाम से बेचे जा रहे घी को जब्त किया और साथ ही सैंपल लेकर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। पर वार अभियान के तहत श्री सुंदा माता मार्केटिंग कंपनी के ऊपर आज कार्रवाई की गई। वहाँ पे 1602 लीटर करीबन गोधारा ब्रांड का घी हमने सीज किया, और जिसके 2 सैंपल लिए गए और उनको अपने जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भेजा जाएगा, और रिपोर्ट आने पे जो आगे की कानूनी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सीकर के रींगस में कई वार्डों में दूषित पेयजल सप्लाई से उल्टी दस्त के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय विधायक सुभाष मील भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों के हालचाल पूछे और साथ ही अधिकारियों की मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जलदाय विभाग की टीम ने वार्डों से पेयजल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। विधायक मील ने तत्काल जलदाय विभाग के अधिकारियों को पेयजल टंकियों की सफाई के भी निर्देश दिए हैं। सिरोही के आबू रोड से अब खबर, जहां आकरा भट्टा राजकीय
अस्पताल का तहसीलदार ने निरीक्षण किया। तहसीलदार ने भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और मरीजों को मिलने वाली सुविधा, निःशुल्क दवाई वितरण और साफ सफाई की भी जानकारी ली। चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए। मौसमी बीमारियों पर आमजन को जागरूक करने का भी आह्वान किया गया।